बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन के ऊपर। टेस्ट क्या है? टेस्ट इज़ अ टूल टू मेजर नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट। किसी भी तालिब इल्म का रवैया, उसका एटीट्यूड, उसका किरदार और उसके नॉलेज को मैयर करने के लिए जो भी आला इस्तेमाल किया जाए वो टेस्ट कहलाता है। और ये जो टेस्ट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और सब्जेक्टिव टाइप भी होता है। जबकि मेजरमेंट को हम पी मैश कहते हैं। जब किसी चीज़ का वज़न या लेंथ को मालूम करना हो तो हम उसकी मेजरमेंट कहते हैं। जैसा कि बच्चा है उसका कद और वज़न नापना हो तो वो मेजरमेंट कहलाता है। मेजरमेंट अमूमन मादी चीज़ों की होती है और ये एक्यूरेट, तकरीबन एक्यूरेट होती है। तकरीबन मैंने इसलिए कहा कि जब आप कद या वज़न को नापते हैं, कद अगर फ़र्ज़ करें बच्चे का 4 फुट है तो कभी भी 4 फुट एक्यूरेट नहीं नापा जा सकता। उसमें भी एरर ऑफ मेजरमेंट होती है, जिसको सिग्मा 0.05 मेजरमेंट में हम ले लेते हैं। कोई भी चीज़ एब्सल्यूटली नहीं नापी जा सकती। और इसी तरीके से जब वज़न आप करते हैं तो वज़न भी आप अगर कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें किलोग्राम में, तो 10 साल का बच्चा है उसका वज़न 30 kg है, उसका जो कद है 4 फीट है। तो इसका मतलब ये है कि जो 30 kg है, एग्जैक्ट 30 kg नहीं रहता। उसके आगे अगर आप मिलीग्राम और फिर माइक्रोग्राम में लेंगे तो वो कभी भी एब्सल्यूट नहीं आएगा, वहाँ पर भी एरर ऑफ मेजरमेंट होती है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं स्क्रू गेज में और वर्नियर कैलीपर में। तो मेजरमेंट फिर भी एक्यूरेट होती है निस्बतन असेसमेंट से। असेसमेंट का मतलब होता है तखमीना, खाम से निकला है, अंदाज़ा होता है, तखमीना होता है। लेकिन फिर फ़र्क क्या है मेजरमेंट और असेसमेंट में? मेजरमेंट में जो डेटा हमारे पास आता है वो क्वांटिटेटिव होता है, वो न्यूमेरिकल डेटा होता है, वो नंबर्स में होता है। जबकि असेसमेंट में हमारे पास जो डेटा होता है वो वर्ड्स में होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, वो डेटा नैरेटिव होता है। NARRATIVE, नैरेटिव, बयानिया, अल्फाज में। इसकी मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ कि किस तरह मेजरमेंट क्या होती है और असेसमेंट क्या होती है। सिर्फ आपने ये जहन में रखना है, असेसमेंट हम उन चीज़ों की करते हैं जो कि मटेरियल ना हो। जैसे जहानत है, अब जहानत को बिल्कुल उसी तरह तो नहीं नापा जा सकता जिस तरह हम किसी चीज़ के वज़न को नापते हैं। जैसे बच्चे का वज़न जो है वो तो एक्यूरेटली नापा जा सकता है, उसका कद भी नापा जा सकता है, लेकिन जो उसकी जहानत है उसको असेस करेंगे। उसको गो के मेजरमेंट हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी मेजरमेंट की ये, लेकिन नहीं, वो असेसमेंट होगी। और असेसमेंट करते हुए हम एटीट्यूड को भी सेस करते हैं, हम करेक्टर को सेस करते हैं, नॉलेज को सेस करते हैं। तो एक बात फिर याद रखें, जो असेसमेंट है ये सोशल सेंसेस में होती है और जो मेजरमेंट है ये नेचुरल सेंसेस में होती है। तो सोशल सेंसेस में हम अमूमन जो है चीज़ों की असेस करते हैं। और एवेल्यूएशन का मतलब होता है, ये लफ्ज़ जो एवेल्यूएशन है ये वैल्यू से निकला है। वैल्यू का मतलब होता है कदर व कीमत, वर्थ ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ की कदर या उसकी कीमत का जब अंदाज़ा लगाते हैं तो उसको एवेल्यूएशन कहते हैं। तो एवेल्यूएशन की बुनियाद जो है वो हमारी नीड पर है, हमारी ज़रूरत पर है, उसकी इफ़ादियत कितनी है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो इसका मतलब है कि उसकी वर्थ ज़्यादा है। तो जब भी हम किसी चीज़ की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं, उसकी इफ़ादियत का अंदाज़ा लगाते हैं और उसकी बुनियाद पर हम फैसला करें
रिजेक्ट करने का या एक्सेप्ट करने का, तो उसको एवेल्यूएशन कहते हैं। इसको मैं एक सादा मिसाल से भी समझा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि असेसमेंट जो होती है अमूमन क्लासरूम में होती है। आपने सुना होगा क्लासरूम असेसमेंट। तो क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है बच्चों को, बच्चे भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, टीचर भी एवेल्यूएट कर रहा है बच्चों को, और उसी वक्त बच्चे भी टीचर को एवेल्यूएट कर रहे हैं। बल्कि जो एवेल्यूएशन का प्रोसेस है ये तो जब भी दो इंसान आपस में मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो एक दूसरे को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। अभी आप मुझे एवेल्यूएट कर रहे हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल क्लासरूम में जहाँ पर फेस टू फेस क्लासरूम है, वहाँ पर टीचर भी ऑब्ज़र्व कर रहा है, और ऑब्ज़र्व करने से उसको पता चल रहा होता है कि कौन सा स्टूडेंट वो ज़्यादा सीख रहा है, कौन सा कम, किसको समझ नहीं आ रही, किसकी तवज्जो है और किसकी तवज्जो नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो असेस कर रहा है। तो असेसमेंट जो है ये क्लासरूम में जारी रहती है, और इसकी बुनियाद पर टीचर ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता है कि ये अबव एवरेज है स्टूडेंट, ये बिलो एवरेज है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा पढ़ाई में, ये इंग्लिश में अच्छा है, ये मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं असेसमेंट में। जबकि मेजरमेंट में हम नंबर इस्तेमाल करते हैं। जब हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें न्यूमेरिकल डेटा आता है। जब भी न्यूमेरिकल डेटा आए तो वो मेजरमेंट है। जब भी नैरेटिव डेटा आए उसको हम असेसमेंट कहते हैं। मेजरमेंट और असेसमेंट की बुनियाद पर जब हम डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि बच्चे को पास करना है या फेल करना है, या ये जो को प्रोग्राम चल रहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का या फॉर्मल एजुकेशन का, इसको क्लोज कर दें या इसको कंटिन्यू करें। तो जब भी आपने किसी चीज़ का डिसीजन लेना है तो उस वक्त एवेल्यूएशन को इस्तेमाल किया जाता है। अ, मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे का कद और वज़न आप नाप रहे हैं तो आप मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसकी ज़हानत को, आवाज़ को या लहजे को नाप रहे होते हैं, तो उसके लिए हम कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करते कि उसका लहजा जो है इतने केजी का है या उसकी आवाज़ जो है इतनी सुरीली है। उसको हम कोई क्वांटिटी नहीं देते, बल्कि उसको वर्ड्स में लिखते हैं, गुड, वेरी गुड, बेटर, या इस तरीके से, और ये कंपैरेटिवली करते हैं। तो इसकी एक और मिसाल मैं आपके समझने के लिए मैं बता देता हूँ। जब भी आप बाज़ार जा रहे होते हैं तो आप चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप असेस भी कर रहे हैं और उनको एवेल्यूएट भी कर रहे हैं। असेस करने के बाद आप वैल्यूएट करते हैं, आया कि ये चीज़ ख़रीदनी है, इसकी मुझे ज़रूरत है, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं। लेकिन जब आप मेजरमेंट की बात करेंगे तो फिर आप उस शर्ट को जो आप ख़रीदना चाहते हैं उसको ज़रा पहन कर देखेंगे, उसकी जो है आपको फिट है या नहीं, तो ये मेजरमेंट में आएगी। जब आप उसको सेस करते हैं तो फिर आप उसका कलर देखते हैं, उसकी टेक्सचर देखते हैं, उसकी जो है कम्बिनेशन देखते हैं, मैचिंग करती है किसी चीज़ से या नहीं करती। तो ये क्या कर रहे हैं, आप असेस कर रहे हैं। फिर जब उसकी प्राइस को देखते हैं तो फिर आप एवेल्यूएट कर रहे हैं, आया कि ये चीज़ खरीदनी है या नहीं, इस प्राइस में ये वर्थवाइल है या नहीं है। तो जब आपने डिसीजन लेना है कि आया कि इसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, प्राइस को देखते हैं और उसके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं आफ्टर असेसिंग एंड मेजरमेंट, देन द नेक्स्ट स्टेज इज़ एवेल्यूएशन। तो उस वक्त आप एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। तो एवेल्यूएशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, उसका एक पार्ट असेसमेंट है, और असेसमेंट का एक पार्ट जो है मेजरमेंट है। और मेजरमेंट के लिए हम टेस्ट को यूज़ करते हैं। टेस्ट इज़ अ टूल टू मेजर द इंटेलिजेंस, नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, इंटरेस्ट या एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है, और एवेल्यूएशन क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। इसका भी जवाब वही होगा।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ एवेल्यूएशन, इसका भी जवाब वही होगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेजरमेंट, इसका भी जवाब वही होगा। तीनों के जवाब सेम होंगे। मेजरमेंट के पेपर में सवाल आ जाए, राइट डाउन द रोल ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, या सवाल आ जाए कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एवेल्यूएशन इन एजुकेशन। ये तीनों अल्फाज, इनमें डिफरेंस मैंने आपको बताया है, लेकिन इनका रोल सेम ही है। अब पेपर में सवाल एक और तरीके से भी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब पूछा जाए व्हाट इज़ द रोल, तो उसका जवाब भी वही होगा जब पूछा जाए व्हाट इज़ द नीड, या पूछा जाए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, या पूछा जाए व्हाट इज़ द पर्पस और ऑब्जेक्टिव। मैं उर्दू में ज़रा आपकी आसानी के लिए इसकी एक मिसाल देकर समझा देता हूँ। जब हम कहते हैं कि इस चीज़ का मकसद क्या है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी ज़रूरत की बात कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, या इसकी अहमियत क्या है, या इसका स्कोप क्या है, या इसका रोल क्या है। मैं एक मिसाल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मसलन आपके घर में एक टेबल है, तो सवाल इस तरह बन सकते हैं कि इस टेबल का, इस मेज़ का किरदार क्या है घर में, कि ये किस काम आ सकती है। अगर यही सवाल है तो एक और सवाल बनता है कि इस टेबल का की अहमियत क्या है, वही जवाब होगा। अगर ये पूछा जाए कि इस टेबल का मकसद क्या है, तो वही जवाब आएगा। मकसद यही है ना कि इसके ऊपर बैठकर हम खाना खा सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, इस मकसद के लिए मेज़ रखा जाता है। जब कोई पूछा जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों अहम है घर में रखना, तो यही जवाब आएगा। जब कोई पूछे व्हाट इज़ द नीड ऑफ टेबल इन हाउस और होम, तो वही जवाब आएगा। और जब पूछा जाए व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ, तो स्कोप में भी वही जवाब आएगा, लेकिन स्कोप में थोड़ा सा ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि कभी कभार हम इसको इस्त्री स्टैंड भी बना सकते हैं, कभी कभार हम इसके ऊपर कुर्सी रख कर और पंखा जो है उसको साफ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जहाँ जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत को महसूस किया जाए, उसको मज़ीद लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात जहन में रखें, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं हमने तो क्वेश्चन किया था स्कोप का, तो ये रोल का आ गया है। नहीं, रोल का, स्कोप का, नीड, इम्पोर्टेंस, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ये कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो, उसका जवाब सेम ही होगा। अब अगर क्वेश्चन ये है, या आपकी कोई असाइनमेंट इस तरह की है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, तो आपने असेसमेंट का रोल अलग नहीं बयान करना, एवेल्यूएशन का अलग नहीं करना, इकट्ठा ही कर दें और एंड पर जाकर इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क कर दें, या शुरू में दोनों का फ़र्क कर दें और एंड पर थोड़ा सा और बता दें कि असेसमेंट जो है ये अमूमन क्लासरूम में जब हम किसी चीज़ की जो जज कर रहे होते हैं, तो वो असेसमेंट होती है। एवेल्यूएशन अमूमन जब कोई प्रोग्राम हो, जैसा कि एफए का, बीए का, एडीपी का प्रोग्राम है, बीएस 4 ईयर प्रोग्राम है, किसको चलाना है, किसको बंद करना है, तो उस वक्त हम एवेल्यूएशन कहते हैं। एवेल्यूएशन एज ए ब्रॉड कंसेप्ट है कि आपने हर चीज़ को देखकर उसकी अफादियत को, उसकी अहमियत को, उसके स्कोप को, ये सारी चीज़ें देखकर फिर उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है, आया कि यहाँ पर इसको रोका जाए या इसको चलने दिया जाए, इसको स्कॉलरशिप दिया जाए या ना दिया जाए, इसको क्लास में एडमिट किया जाए या ना किया जाए, इस फ़र्द को अगली क्लास में प्रमोट किया जाए या ना किया जाए। तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं ये वैल्यूएशन के ऊपर होते हैं। तो अब अगर हम स्कोप को करें या हम रोल को करें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, तो मैं कोई चंद पॉइंट्स आपको बता देता हूँ और आप ये सारी चीज़ें जानते हैं क्योंकि आप इस प्रोसेस में से गुज़रे हैं। तो इसके रोल को हम
20 पॉइंट्स में बयान कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपने ज़हन में ये रखना है कि बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है, वहाँ से लेकर जब वो सर्टिफिकेट लेकर निकलेगा स्कूल से, वहाँ तक जो है असेसमेंट का, वैल्यूएशन का रोल चलता जाएगा। कैसे? नंबर 1 पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एंट्री टेस्ट, जब आप एंट्री टेस्ट लेते हैं तो उस वक्त रोल है ये टेस्ट का। टेस्ट क्या है? टू असेस या टू मेजर द एटीट्यूड, द नॉलेज, द एबिलिटी, द बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एंट्री टेस्ट। नंबर 2 पे प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चे को आपने दाखिल तो कर लिया, लेकिन अब इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे? पहली क्लास में, केजी में, प्रेप में, ये दूसरी क्लास में। तो ये टेस्ट हमें बताएगा कि बच्चे को कहाँ पर रखना है। अमूमन हमारे वालदैन अक्सर गलती कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ये दूसरी क्लास में या पहली में या प्रेप में या आगे निकले, क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया है। हम कद को देखकर या उसकी उम्र को देखकर हम बच्चे को दाखिल करते हैं, लेकिन जो टेस्टिंग है, जो असेसमेंट है, जो वैल्यूएशन है, वो ऐसे नहीं करती। वैल्यूएशन हमें बताती है कि बच्चा जिस स्टेज में अगर आपने दाखिल करना है, तो उस स्टेज तक उसकी पुख्तगी, मैच्योरिटी मुकम्मल हो चुकी है। बाज़ बच्चे डिलेड डेवलपमेंट में आते हैं, वो उनकी डेवलपमेंट डिले होती है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो उनको देर में ही दाखिल करवाना चाहिए। अगर आप उसको पहले दाखिल करवाएंगे, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, तो वो दूसरी क्लास, तीसरी, उसकी जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाएंगी। इसकी मिसाल देता हूँ। अगर एक बच्चा 6 माह का है तो वो बैठ जाता है, बैठना शुरू कर देता है, और 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि 6 माह का बच्चा चलना शुरू कर दे जबकि वो मैच्योर नहीं हुआ, तो वो नहीं चल पाएगा। बेशक उसको वॉकर लगा दें, उसकी जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि अभी उसकी टांगें मैच्योर नहीं हुई, उनमें पुख्तगी नहीं आई। तो लिहाजा जब भी आप बच्चे को दाखिल करवाएं, तो ये मैच्योरिटी आपने देखनी है। बल्कि मैं तो अक्सर मशवरा देता हूँ कि बच्चा जो है जब ज़्यादा मैच्योर हो, बाकी क्लास से थोड़ा सा ताकतवर हो, तो उसको क्लास में दाखिल करवाएं। जल्दी 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का ना करवाएं। मैच्योरिटी के बाद उसको करवाएं, और आपने वो क्लास फेलो से फिजिकली भी ताकतवर नज़र आना चाहिए, मैच्योर आना चाहिए। फिर वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो लीड करेगा। लेकिन अगर आप उसको मैच्योरिटी नहीं है तो आपने बड़ी क्लास में कर दिया है या 2 क्लासेस उसकी इकट्ठी करवा दी हैं, तो बच्चा इमेच्योर होगा, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होगा, वो आगे उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। अक्सर हमारे पेरेंट्स यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं। नंबर 3 पे आपने ये देखना है कि आया कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में रखना है या उर्दू मीडियम में। ये भी असेसमेंट हमें बताएगी। एवेल्यूएशन हम करेंगे, डिसीजन करेंगे कि आया कि इसको उर्दू मीडियम में रखें या इंग्लिश में। ये टेस्ट लेने के बाद पता चलता है। फिर हम देखते हैं आया कि इसको सेक्शन ए में रखें, बी में या सी में। ये पहले होते थे पुराने दौर में सेक्शन ए बी सी। आजकल भी गवर्नमेंट के स्कूलों में है सेक्शन ए बी सी। ये गलत बात है, ए बी सी। इसकी जगह हमें रखने चाहिए वाइट सेक्शन है, ब्लू सेक्शन है, ग्रीन है, इस तरह के लफाज, ताकि बच्चे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार ना हों, जो कि सी सेक्शन में है या बी में है और जो ए में है। तो इस तरह ये जो ए बी सी है, इसको हटा देना चाहिए और इसकी जगह वाइट, ब्लू और ग्रीन, इस तरीके से आप सेक्शन बनाएं। और उसमें सेम एटीट्यूड के, एबिलिटीज़ के बच्चे जो हैं अगर आप रखेंगे, तो टीचर के लिए पढ़ाना जो है वो आसान हो जाता है। इसके बाद है कि जो टेस्टिंग होती है, इसका एक रोल ये है कि ये बच्चे के अंदर मोटिवेशन पैदा करती है। जैसे ही आप बच्चों को कहेंगे आपका टेस्ट लिया जाएगा इस लेक्चर के बाद, तो वो अटेंटिव हो जाते हैं, वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर आप पेरेंट्स भी हैं, कल को आपने बच्चों को पढ़ाना भी है, तो आप टेस्टिंग जो है उसको साथ साथ लेकर चलेंगे, तो बच्चों में मोटिवेशन पैदा होगी, बच्चे जो हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप टेस्टिंग बीच में से छोड़ देंगे, तो देर इज़ नो टीचिंग।
टीचिंग एंड टेस्टिंग गो टुगेदर, नो टीचिंग विदाउट टेस्टिंग एंड नो टेस्टिंग विदाउट टीचिंग। तो मोटिवेशन जो है ये टेस्टिंग से बनती है। तो बच्चे जो है मोटिवेशन टूवर्ड्स लर्निंग हैपन ओनली आफ्टर टेस्टिंग और बिफोर टेस्टिंग और ऑन द नेम ऑफ टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग और मेजरमेंट और एवेल्यूएशन जो है इसी से ही स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का पता चलता है। 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस। 7 पॉइंट आप लिखें टीचर परफॉर्मेंस। अगर आपने टीचर की कारकर्दगी चेक करनी है तो ये भी टेस्ट से पता चलेगा, मेजरमेंट से पता चलेगा, एवेल्यू बच्चों की एवेल्यूएशन से पता चलेगा। जितनी बच्चों की एवेल्यूएशन अच्छी होगी, असेसमेंट जो है उसमें अच्छा स्कोर बनेगा, उतना ही टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हेड टीचर की परफॉर्मेंस कि उसने किस तरह अरेंजमेंट किए हैं, किस तरह टाइम टेबल बनाया है, किस आदमी को, किस टीचर को प्रॉपर तरीके से कौन सी क्लास दी है, तो उसकी एबिलिटीज़ को देखते हुए प्रॉपर तरीके से उसने जो है टीचर्स को अपॉइंट किया है मुख्तलिफ़ क्लासेस में। इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश के लिए ही अपॉइंट किया है, अरेबिक के को अरेबिक के, ये नहीं कि अरेबिक को इंग्लिश दे दी। तो ये हेड का जिम्मेदारी होती है कि तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं स्कूल में बच्चों और टीचर्स के आने से पहले हों, फिज़िकल फैसिलिटीज़ मौजूद हों, लाइट का बंदोबस्त है, वाशरूम साफ़ हैं, और इसी तरीके से वाइट बोर्ड और फर्नीचर सारा डस्टिंग हुई है, और पीने का पानी जो है ठंडा या गर्म या जो भी है मौसम के मुताबिक वो मौजूद है। ये सारी अरेंजमेंट जो है ये हेड ने करनी होती है, और यही चीज़ें जो हैं ये लर्निंग के ऊपर असरअंदाज करती हैं। वेंटिलेटेड रूम्स हैं, हवादार हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, तो उससे ये हेड टीचर ने सारा अरेंज करना होता है। इससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती है, और उसी से टीचर की परफॉर्मेंस का पता चलता है। और जो नाइन्थ पॉइंट्स है वो है स्कूल परफॉर्मेंस। हम अक्सर स्कूलों को की भी कैटेगरी करते हैं, ABCD XYZ। यूनिवर्सिटीज़ की भी कैटेगरी होती है कि ये यूनिवर्सिटी एक्स में है, वाई कैटेगरी में, या डब्ल्यू कैटेगरी में। तो ये इसी एवेल्यूएशन से पता चलता है। हम उनके प्रोग्राम को एवेल्यूएट करते हैं, हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एवेल्यूएट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि जो स्कूल है ये किस कैटेगरी में आ रहा है। स्कूल की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है कि उसका रिजल्ट कैसा है। रिजल्ट का पता चलता है कि स्टूडेंट की जो असेसमेंट हुई है, या उनकी इवैल्यूएशन हुई है, या उनकी मेजरमेंट हुई है, उससे पता चलता है। याद रखें कि जो मार्क्स होते हैं, जो हमारे फिज़िक्स केमिस्ट्री उर्दू इंग्लिश में आते हैं नंबर, वो मेजरमेंट है। लेकिन अगर आप डिग्री की बैक साइड पे देखें मैट्रिक कैफे की के, वहाँ पर लिखा होता है एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, इस तरह के लफाज होते हैं, वो असेसमेंट है। तो उनकी ग्रेडिंग इस तरह की जाती है, तो वो एक्यूरेट नहीं होती, वो एक रैंक में होती है, और जिसको जमाती वक्फे कहते हैं उसमें उनको लिखा जाता है। अब गवर्नमेंट ये कर रही है, नेक्स्ट ईयर से शायद हो जाए, कि नंबर नहीं देने, हम इनको इस तरीके से ग्रेड्स देंगे, ABCDEFGH, ताकि उस ग्रेड में पता चले ये बच्चा जो है अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, बजाय कि नंबर देने से नंबर जो है वो एक्यूरेट नहीं होते। एक बच्चे ने 610 नंबर लिए हैं, दूसरे ने 611 लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि 611 वाला 610 से ज़्यादा, नहीं, इसको एक रैंक में कर दें कि 600 से लेकर 620 तक उसको एक कर दें, उसके आगे दूसरा तीसरा। गो कि CGPA भी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, इसमें रैंकिंग की गई है। लेकिन मुख्तसर यहाँ पे मैं ये बताना चाहता था कि स्कूल की परफॉर्मेंस, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, उसकी भी रैंकिंग होती है, QS उसको दिया जाता है कि कहाँ पे ये चल रहा है। तो इसके बाद है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है। बच्चे जो हैं जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं सीखने में। तो ये टेस्टिंग से पता चलता है, ये वैल्यूएशन से पता चलता है, ये मेजरमेंट से पता चलता है कि उनको कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। जब हम भी टेस्ट लेते हैं आपके, तो जहाँ पे आप मोस्टली बच्चे जो हैं वो सवाल करेक्ट नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका मतलब है ये यहाँ पे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो टीचर जो है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अपना टीचिंग मेथड जो है उसको बेहतर कर सकता है असेसमेंट के ज़रिए। तब उसको पता चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट।
तो स्टूडेंट इंटरेस्ट जो है वो भी टेस्ट से पता चलेगा, मेजरमेंट से पता चलेगा, असेसमेंट से पता चलेगा, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस का भी पता इसी से चलेगा, स्टूडेंट एप्टीट्यूड का भी पता इसी से चलेगा। इसके अलावा हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए भी हमें मेजरमेंट और असेसमेंट करनी पड़ती है। बच्चे की नॉलेज की असेसमेंट करनी पड़ती है, उसके एटीट्यूड की, उसके बिहेवियर की, उसकी लर्निंग की। फिर हम उसको गाइड कर सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट करना है तो उसके लिए भी असेसमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं कि आया कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उसको अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं, वरना उसको रिपीट करने पर का कह देते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आप इसको रिपीट करें। अगर आपको बाज़ वालिदैन ये भी गलती करते हैं कि ये इसको प्रमोट कर दें, जी वो प्रमोट तो हो जाएगा लेकिन उसकी आगे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ जाएंगी, वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी, और बच्चा बजाय कि वो अच्छा परफॉर्म करे उसकी परफॉर्मेंस आगे कम होती जाएगी। तो इसके अलावा जब हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो उस वक्त भी हम देखते हैं, उसको सेस करते हैं कि इसको कौन से सब्जेक्ट रखवाएं। आया कि ये मैथमेटिक्स इसको रखवाना चाहिए, इंग्लिश, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ प्रोफेशन सिलेक्शन भी है कि कौन सा इसको प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा ऑफ द टेस्ट और ऑफ असेसमेंट और मेजरमेंट और एवेल्यूएशन। नरेटिव डेटा है या हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है, तो उसको सामने रखते हुए हम गाइडेंस करते हैं, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि कौन सा प्रोफेशन स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप है बच्चों को जो कि टॉप पर होते हैं, पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे, उनको स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। उसकी भी बेस जो है टेस्टिंग पे होती है और मेजरमेंट, एवेल्यूएशन और इसके ऊपर होती है। इसके अलावा जॉब्स और इंटर्नशिप जो है वो भी दी जाती है बच्चों को आखिरी सेमेस्टर में। तो इसकी भी बेस जो है टेस्टिंग पे होती है। टेस्ट लेकर उनके नॉलेज को, उनके एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करके फिर उनको असेस किया जाता है, फिर एवेल्यूएट किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि इसको भर्ती किया जाए या ना किया जाए। बताया ना कि जो एवेल्यूएशन है ये डिसीजन मेकिंग पे होती है एट द एंड, कि आया कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। जिस तरह मैंने शर्ट की मिसाल दी थी, एंड पे आपने उसको एवेल्यूएट करना होता है कि आया कि इसको ख़रीदा जाए या इसको रिजेक्ट किया जाए। उससे पहले आपने मेजरमेंट भी की, फिर उसकी असेसमेंट की। अच्छा, इसके अलावा रिसर्च पर्पज़ के लिए भी हम असेसमेंट को, एवेल्यूएशन को, एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं तो किसी भी स्कूल का जो पिछला 5 साल का डेटा है रिजल्ट्स का, उससे हमें पता चलता है कि ये स्कूल कैसा है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मैं एक दफ़ा फिर समरी बयान कर देता हूँ। मेजरमेंट, इसका तल्लक न्यूमेरिकल डेटा से है, क्वांटिटेटिव डेटा से है, और ये हम पैमाइश करते हैं अमूमन वज़न और कद को। मटेरियल चीज़ को जब हम मैच करते हैं तो मेजरमेंट का लफ्ज़ नेचुरल सेंसेस में आता है, सोशल सेंसेस में असेसमेंट का लफ्ज़ आता है, क्योंकि एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता इंटेलिजेंस को, इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को, उसके बिहेवियर को। तो ये चीज़ें जो है ये असेसमेंट, और असेसमेंट में अमूमन जो है क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसको नरेटिव डेटा भी कहते हैं। अल्फाज में, एडजेक्टिव में हम चीज़ों को लेते हैं। जैसे आप ऐसा समझें जैसे बच्चे जो हैं वो पूरी क्लास के खड़े हैं, तो अगर तो आप हर बच्चे का कद नापना शुरू कर दें और बताएं कि ये 5 फुट 2 इंच है, ये 5 फुट 10 इंच है, ये 5 फुट 3 इंच है, तो ये मेजरमेंट हो रही है। लेकिन अगर आप कहें कि ये टालर है, ये स्मॉलर है, ये एवरेज है, अब मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंपैरेटिव ले रहा हूँ उनको, एक को दूसरे के साथ कंपेयर करके बता रहा हूँ कि अली इज़ टालर दैन असलम। नो, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम असेसिंग। लेकिन जब मैं कहूँगा अली इज़ 6 फीट हाइट और असलम हैज़
5 फीट 5 इंच हाइट। अब मैं मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ। आखिर में मैंने एवेल्यूएशन करना है कि सिलेक्ट करना है किसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, किसको रिजेक्ट करता हूँ, तो वो एवेल्यूएशन होगा। तो एवेल्यूएशन में देखा जाएगा कि कौन सा फ़ायदामंद बंदा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन अगर टीचर पॉइंट कर रहे हैं तो फिर वो एंड पे एवेल्यूएशन होती है कि किसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। उससे पहले आप जब टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, वो मेजरमेंट करते हैं। जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो उस वक्त आप असेस कर रहे होते हैं। तो मेजरमेंट और असेसमेंट को इकट्ठा करके फिर आप डिसाइड करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं आया कि इसको रखना है या रिजेक्ट करना है। तो ये मुख्तलिफ अंदाज से मैंने आपको रोल बताया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। मैं इसको मुख्तसरन बताता हूँ। एडमिशन एंट्री टेस्ट के वक्त, प्लेसमेंट के वक्त, और इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम में प्लेसमेंट के वक्त, सिलेक्शन सेक्शन बंदी के वक्त, और जमात बंदी के वक्त, और स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, टीचर की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, हेड टीचर की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, स्कूल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, स्टूडेंट की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स की एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए, बिहेवियर को चेक करने के लिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए हम असेसमेंट और एवेल्यूएशन करते हैं। प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास वो भी असेसमेंट की बेस पे है। और इसी तरीके से स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी असेसमेंट और एवेल्यूएशन की बुनियाद पे हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन, प्रोफेशन सिलेक्शन, जॉब इंटर्नशिप, एंड द लास्ट इज़ रिसर्च। तो ये वो पर्पसेस हैं जिनके लिए हम असेसमेंट करते हैं। यही इसका रोल है असेसमेंट का, यही इसका स्कोप है कि ये कहाँ कहाँ पे हम इसको असेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं। यही इसकी इम्पॉर्टेंस है और यही इसका पर्पज़ है। तो सवाल जिस अंदाज से आए जवाब यही एक ही बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज़।